नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल तक अपनी बात कर रहे थे लेसन नंबर 4 की विद्युत धारिता की, जो कि कल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज अपने पास एक नया लेसन होगा, लेसन नंबर 5 इसी कड़ी में आगे, जो कि विद्युत धारा होगा। ये जो लेसन है वो आरबीएससी बोर्ड के अंदर 4 नंबर का आने वाला है और इस लेसन में से मोस्टली न्यूमेरिकल की संभावना मैक्सिमम होती है और 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आते हैं, जबकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। ऐसी एक प्रबल संभावना होती है और ऐसा भी हो सकता है कि 2 क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के आ जाएं, लेकिन पूर्णतः संभावना ये रहती है 90% केस में कि इसमें से 2 क्वेश्चन तो 1-1 नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का, या कुल मिलाकर के 4 नंबर इस लेसन में से आने वाले हैं। तो इस लेसन में सबसे पहले अपने शुरुआत करने वाले हैं कि ये विद्युत धारा क्या होता है। एक्चुअल में आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी, जिसे अपने कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो यदि अपने बात करें ये जो विद्युत धारा है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसकी डेफिनेशन के अनुसार विद्युत धारा का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है I बराबर Q/T, जहाँ पे Q है वो किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित होने वाला कुल आवेश होता है, जबकि T है वो उस आवेश के प्रवाह में लगने वाला कुल समय होता है। यानी कि आवेश बटे समय ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। परंतु इम्पोर्टेंट बात यह है कि धारा की एक निश्चित दिशा होते हुए भी ये एक अदिश राशि होती है। तो विद्युत धारा किस प्रकार की राशि होती है? ये एक अदिश राशि होती है, परंतु ये निश्चित डायरेक्शन होती है, उसके बाद भी अदिश है। क्यों? धारा की दिशा क्या होगी? धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करती है। ये तो निश्चित डायरेक्शन हो गई, परंतु ये जो विद्युत धारा होती है वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती। अब ये सदिश नियम जो कि आपने 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, त्रिभुज नियम है, बहुभुज नियम है, समांतर चतुर्भुज नियम है, उन नियमों का ये विद्युत धारा पालन नहीं करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि ये सदिश नियमों का पालन कर रही होती और अपने इस प्रकार से कुछ बात कर ले कि एक धारा है वो एक निश्चित पॉइंट पे यहाँ पे आ रही है, इसको आपने I1 मान लिया। इसी प्रकार से दूसरी धारा है I2, ये संगम स्थल हो गया यानी कि संधि बिंदु हो गया, और यहाँ से ये तीसरी धारा निर्गत होती है I3, और I1 और I2 के बीच में जो एंगल है वो थीटा एंगल है। तो यदि ये विद्युत धारा सदिश नियमों का पालन कर रही होती तो परिणामी मान कैसे निकलता? कुछ इस फॉर्मूले से निकलता। I3 बराबर क्या होगा? I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कोस थीटा, जो कि अपने लेसन अपने कक्षा नंबर 11 में पढ़ा था, +1 में मैंने पढ़ा था कि सदिश नियमों के लिए जो परिणामी मान निकल के आता है वो इस प्रकार होता है। अर्थात जो भी परिणामी मान है वो थीटा पे डिपेंड होना चाहिए। किस पे डिपेंड होना चाहिए? थीटा पे डिपेंड होना चाहिए। परंतु इस केस में यदि अपने बात करें तो जो निर्गत होने वाली धारा होती है वो थीटा पे डिपेंड नहीं होती है। जैसे I1 का मान आप 2 एम्पियर मान लो, I2 का मान आप 3 एम्पियर मान लो, तो प्रवेशित धारा 2 और 3 5 एम्पियर होगी, तो निर्गत धारा भी 5 एम्पियर होगी। यदि किसी संधि बिंदु पे कुछ मात्रा में धारा प्रवेश करती है तो उतनी ही मात्रा में वो निर्गत भी होती है। अब ये थीटा एंगल चाहे आप कितना भी कर लो, फिलहाल तो ये सपोज दैट 50 डिग्री है। मैंने क्या किया? I1 को यहाँ से इस प्रकार ले लिया 2 एम्पियर, ये नहीं है, तो एंगल थीटा वो बढ़ गया, अप्रोक्सीमेट 105 डिग्री या 100 डिग्री के आसपास हो गया, तो भी निर्गत धारा का मान उतना ही रहेगा। अर्थात जो भी निर्गत धारा है वो थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब विद्युत धारा सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, और ये विद्युत धारा सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, इसीलिए ये अदिश राशि मानी जाती है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि विद्युत धारा की निश्चित दिशा होते हुए भी ये अदिश राशि होती है। क्यों? तो हम क्या लिखने वाले हैं? क्योंकि विद्युत धारा की निश्चित दिशा तो होती है लेकिन ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती, अतः विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। अब अपने बात करें इसके मात्रक की कि धारा का मात्रक क्या होगा। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, ऐसे तो मूल मात्रक इसका एम्पियर होता है, परंतु फॉर्मूले के हिसाब से इसका एक मात्रक और लिख सकते हो। Q का मात्रक होगा कूलाम और T का मात्रक होगा सेकेंड, तो एक इसका अन्य व्यवहारिक मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी हो सकता है, और जहाँ हमें कूलाम प्रति सेकंड नजर आए वहाँ पे अपने एम्पियर बोल सकते हैं, यानी कि कूलाम प्रति सेकंड को ही एम्पियर बोला जाता है। अब बात करें इसके विमीय सूत्र की,
सो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, एम्पियर होगा। अतः इसका जो विमीय सूत्र होता है वो सिंपल A1 होता है, यानी कि M0 L0 T0। जो विद्युत धारा होती है वो मूल भौतिक राशि होती है। भौतिक राशि के बारे में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। वहीं पे विद्युत धारा जो होती है वो कौन सी होती है, मूल भौतिक राशि होती है। और इसका विमीय सूत्र होता है A1, यानी कि M0 L0 T0 A1 इसका विमीय सूत्र रहता है। अब यहाँ पे I का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। Q का मात्रक क्या होगा, इसका कूलाम। T का मात्रक क्या होगा, सेकेंड। यदि हमसे कोई ये बोल दे कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, यानी कि 1 एम्पियर की यदि हमसे कोई परिभाषा पूछे तो हम क्या बताएंगे, I का मान 1 करना है तो Q का मान भी 1 होना चाहिए और T का मान भी 1 होना चाहिए, यानी कि 1/1 बराबर क्या बनेगा, 1। अर्थात 1 एम्पियर बराबर फिर होना चाहिए क्या, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। उसके कारण जो परिणामी मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1 एम्पियर निकलेगा। तो यहाँ से परिभाषा क्या बन जाएगी, यदि किसी चालक पदार्थ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस पदार्थ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। क्या हो गया, यदि किसी चालक पदार्थ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश फ्लो होता है, प्रवाहित होता है, तो उस चालक पदार्थ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर बन जाएगा। तो यह था अपने पास विद्युत धारा। अब अपने बात करने वाले हैं धारा घनत्व की। सो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा धारा घनत्व। कैपिटल J। ये धारा घनत्व क्या होता है, सपोज दैट कुछ इस प्रकार से एक निश्चित डायरेक्शन में इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो हमने डायरेक्शन ली है वो विद्युत धारा की डायरेक्शन है, यानी कि अपने पास कोई चालक पदार्थ होगा उसके अंदर इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि ये प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा है। और इस पार्ट में हमने एक पृष्ठीय क्षेत्रफल रख दिया जिसका क्षेत्रफल सपोज दैट A है। क्षेत्रफल कितना है, A है। और ये जो पृष्ठ है वो इस प्रकार से रखा गया है, यानी कि विद्युत धारा में ये लंबवत रखा गया है। तो यदि इसका क्षेत्रफल A है तो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली, और वो भी लंबवत, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा को ही अपने क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। और यहाँ पे जो J का मान निकल के आएगा परिभाषा के अनुसार वो बन जाएगा क्या, I/A। और यदि मैं सैद्धांतिक रूप की बात करूं तो J वेक्टर इज इक्वल आएगा I/A वेक्टर। जहाँ पे ध्यान ये रखना कि ये जो अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की डायरेक्शन और धारा की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये इसके A की डायरेक्शन है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो I और A की डायरेक्शन है वो इक्वल होनी चाहिए, एक निश्चित दिशा में होनी चाहिए। उस केस में इसके एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से जो भी धारा गुजरेगी वो उसका क्या कहलाएगा, धारा घनत्व कहलाएगा। अब कई बार क्या होता है कि ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना वो इस प्रकार से स्टेबल नहीं होकर के और कुछ इस प्रकार रोटेशन में होता है। सपोज दैट ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार से रखा हुआ है, जहाँ पहले इसका दिशा ये थी पृष्ठीय क्षेत्रफल की, अब ये रोटेशन में आ गया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की डायरेक्शन वो नीचे की ओर आ गई। उस केस में धारा घनत्व आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे, तो अपने पास कुछ ऐसी व्यवस्था है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है। तो जब भी धारा घनत्व ज्ञात करोगे आपको ये तो कंठस्थ याद रखना होगा कि I और A की डायरेक्शन एक समान होनी चाहिए। तो भाई I की डायरेक्शन तो ये है, A की डायरेक्शन ये है। अब I और A की डायरेक्शन समान दिशा में नहीं है, इसके बीच में थीटा एंगल बन रहा है। तो हमें तो A का जो भी मान है वो I की दिशा में होना चाहिए, वो मान काम में लेना है। तो A यहाँ पे दो घटकों में टूटेगा तो I इस घटक के साथ एंगल बनाता है, तो ये जो घटक बनेगा A का वो तो बन जाएगा, सॉरी A है वो I के साथ थीटा एंगल पे इस घटक के साथ कोण बना रहा है। तो A को घटकों में तोड़ोगे तो ये घटक तो बन जाएगा A कोस थीटा का, और ये जो घटक बनता है वो बन जाता है A साइन थीटा का। तो अब अपने यहाँ पे
आई के साथ में ए यूज नहीं होगा, ए का कोई घटक काम में आएगा और ए का वो घटक काम में आएगा जो आई की डायरेक्शन में है, यानी कि ए कोस थीटा काम में आने वाला है। तो उस केस में जो भी आप धारा घनत्व देखोगे वो कितना हो जाएगा, ए के स्थान पे क्या लिखोगे, ए कोस थीटा लिखा जाएगा। और यदि आप इसको सैद्धांतिक रूप में नहीं लिखते हो तो इसका आप वेक्टर हटा दीजिए, तो जे बराबर क्या बनेगा, आई बटा ए कोस थीटा। तो ये आप कंठस्थ याद रखोगे कि आई और ए की डायरेक्शन है वो एक ही होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने कहा है कि धारा घनत्व वेक्टर के रूप में होता है, यानी कि ये एक प्रकार की सैद्धांतिक राशि होती है। तो धारा घनत्व की डायरेक्शन क्या होगी, धारा घनत्व हमेशा प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में ही होता है, अर्थात जे की डायरेक्शन हमेशा किसकी दिशा में रहती है, आई की दिशा में रहती है। तो धारा घनत्व की दिशा हमेशा किसकी दिशा में होगी, प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में होगी। अब आप धारा घनत्व का मात्रक बता सकते हो, तो मात्रक क्या बनेगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आई का एम्पियर होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। तो इसके यदि मैं मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक बन जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, धारा के लिए तो आता है जी A1, क्षेत्रफल के लिए आता है L2, लेकिन बटा में ऊपर जाएगा तो माइनस का L2 हो जाएगा। तो M 0 है, L का -2 है, T का 0 है, A का 1 है। ये बन जाएगा विमीय सूत्र किसका, धारा घनत्व का। एक बात की ध्यान रखना कि जितने भी भौतिक राशियां हैं अपने कंप्लीट सिलेबस में प्रत्येक का विमीय सूत्र आपको याद होना चाहिए। कई बार 1 या 2 नंबर का विमीय सूत्र फंस जाता है, और जो बच्चे यहाँ पे 100 टारगेट को लेके चलते हैं कि हमें फिजिक्स में 100 नंबर लेके आने हैं, उनको प्रत्येक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। तो विमीय सूत्र भी उस 100 नंबर को कवर करने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। तो 1 या 2 नंबर का कई बार तो क्या बहुत सी बार विमीय सूत्र पूछ लिया जाता है, जैसे विभव का पूछ लिया जाता है, और साथ में ये भी बोल दिया जाता है कि ये जो भौतिक राशि है वो किस प्रकार की राशि है। तो विभव के ऊपर तो कई बार क्वेश्चन आया कि विभव किस प्रकार की राशि है, सैद्धांतिक है या तो अदिश है, इसका विमीय सूत्र बताइए या मात्रक बताइए, ऐसा कुछ क्वेश्चन निकल के आया। तो हो सकता है धारा घनत्व का आ जाए। तो कुल मिलाकर के जितनी भी भौतिक राशियां हैं उन सब के लिए आप उसकी सैद्धांतिक या अदिश राशि को ध्यान में रखोगे, उसका विमीय सूत्र मात्रक वगैरह आप ध्यान में रखोगे। तो ये था अपने पास धारा घनत्व है। अब अपने बात करने वाले मुक्त पथों की, माध्य मुक्त पथ, विश्रांति काल, अपवयन या अनुगमन वेग क्या होते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है मुक्त पथ। लैम्डा। एक्चुअल में सपोज दैट कि ये एक चालक पदार्थ है। कंप्लीट बोर्ड को अपने क्या मान लिया, एक चालक पदार्थ मान लिया, और प्रत्येक चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी भी रुके हुए नहीं होते, वो रेस्ट की कंडीशन में नहीं होते। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं। तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनों की जो भी गति होगी वो यादृच्छिक यानी कि अनियमित गति होगी, वो अनिश्चित दिशा में लगातार गतिशील रहेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन सपोज दैट इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वो इस डायरेक्शन में आया, फिर इस डायरेक्शन में गया, कुल मिलाकर के ये इलेक्ट्रॉनों की गति हो गई। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से गति करेंगे, वो आपस में टकराएंगे, यानी कि उनकी अनियमित या यादृच्छिक गति होगी। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, टकराया, इधर को निकल गया, फिर इधर को निकल गया, ऐसी कुछ गति होती है। उस गति को अपने क्या बोलते हैं, यादृच्छिक गति बोलते हैं, अनियमित गति बोलते हैं। तो एक्चुअल में क्या होगा, जैसे कि अपने पास कुछ एक इलेक्ट्रॉन है चालक पदार्थ में, अपने कुछ एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा, जब ये यहाँ पहुँचेगा, सपोज दैट इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराएंगे, टक्कर होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन सपोज दैट इस डायरेक्शन में आया और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर चला गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है 1 नंबर का वो इधर आ रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है 2 नंबर का वो इधर आ रहा है। इधर से कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये 3 नंबर का इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो अब दूसरे और तीसरे आपस में टकराएंगे। सपोज दैट दूसरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ गया और तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो इधर निकल गया, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित गति करने वाले हैं। कोई चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है, वो इधर आ रहा है, तो वो फिर इस दूसरे के साथ वापस से गति करेगा। ये 4 नंबर का इलेक्ट्रॉन हो गया, सॉरी टक्कर करेगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरी दिशा में चला जाएगा। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं लगातार क्रमागत रहेंगी, क्रमबद्ध रहेंगी। तो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में लगातार क्या कर रही हैं, टक्कर कर रही हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन है
ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसने पहले टक्कर यहाँ की, अगली बार टक्कर यहाँ हुई, तीसरी बार टक्कर यहाँ पे हुई और हो सकता है आगे और भी टक्कर करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करें, मतलब पहली टक्कर यहाँ पे हुई, दूसरी टक्कर यहाँ पे हुई, ये दो क्रमागत टक्करें हो गई। एक टक्कर ये, एक टक्कर ये दोनों क्रमागत टक्करें हो गई। तो किसी इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत यानी कि लगातार टक्करों के मध्य की जो डिस्टेंस होती है, जितनी दूरी इलेक्ट्रॉन ने तय की है, वो उस इलेक्ट्रॉन के लिए मुक्त पथ कहलाता है। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दिस इज सी। तो ए से लेके बी तक की जो भी डिस्टेंस होगी वो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 के लिए मुक्त पथ कहलाएगा। इसको अपने लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो शॉर्ट एंड स्वीट मुक्त पथ की डेफिनेशन क्या बनेगी कि किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। इसी कड़ी में यदि अपने पहली टक्कर की दूरी ये हो गई, सपोज दैट ए से बी तक की दूरी लैम्डा 1 है, बी से सी तक की दूरी लैम्डा 2 है, और मान लो दूसरे इलेक्ट्रॉन ने पुनः तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर की है, तो दूसरा इधर चला गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो भाई ये पॉइंट मैंने डी मान लिया, तो सी से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस है उसका पथ मान लिया हमने, मुक्त पथ लैम्डा 3 है। तो इलेक्ट्रॉन 2 के लिए 3 पथ आ गए, मुक्त पथ 3 प्रकार के, लैम्डा 1 डिस्टेंस का, लैम्डा 2 डिस्टेंस का, लैम्डा 3 डिस्टेंस का, यानी कि 3 मुक्त पथ आ गए। इन तीनों का जो माध्य मान होगा, औसत मान होगा, वो माध्य मुक्त पथ कहलाएगा। माध्य मुक्त पथ लैम्डा बार कहलाएगा। तो माध्य मुक्त पथ आप किसे कहोगे, किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा सभी टक्करों के मुक्त पथ के औसत या माध्य मान को ही उस इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन ने जितनी भी टक्करें की हैं, जितने भी उसके पास मुक्त पथ हैं, उनका औसत मान या माध्य मान निकाल लो तो वो उस इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ बन जाता है। अब निकालोगे कैसे, निकालने का तरीका तो ये हो गया कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, ये तो आ गई जी कुल दूरी यानी कि मुक्त पथ। अब इतनी दूरी में कितनी टक्करें हो गई, 3 टक्करें हो गई, तो फिर उतने का भाग लग जाएगा। तो माध्य मुक्त पथ जब निकालने की कोशिश करोगे तो आप ऐसे निकालोगे, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, और इस दौरान उसने कितनी टक्करें की, पहली टक्कर, दूसरी टक्कर और ये तीसरी टक्कर। तो लैम्डा इनके योग में कितने का भाग लगा दिया, जितनी भी टक्करें हुई है उतने का भाग लगा दिया, तो वो उस इलेक्ट्रॉन के लिए माध्य मुक्त पथ निकल के आ जाता है। अर्थात मुक्त पथों का जो माध्य मान होता है वही उस इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहलाता है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करूं तो मान लो ये दूरी है वो 1 मीटर है, लैम्डा 2 दूरी है वो मान लो 2 मीटर है, लैम्डा 3 दूरी है ये, उसको आप मान लो 3 मीटर है। तो भाई माध्य मुक्त पथ कितना निकल जाएगा यहाँ से, लैम्डा 1 1 मीटर, लैम्डा 2 2 मीटर, लैम्डा 3 3 मीटर, बटे आ जाएगा 3, तो कुल मिलाकर के ये कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। यानी कि माध्य मुक्त पथ कितना आ गया, 2 मीटर। इस माध्य मुक्त पथ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो सिंपल सा क्या होगा, पहली टक्कर 1 मीटर के बाद हुई, दूसरी टक्कर 2 मीटर के बाद हुई, तीसरी टक्कर 3 मीटर के बाद हुई। सो यहाँ पे प्रत्येक टक्कर औसत रूप से कितने मीटर के पश्चात होगी, कितनी दूरी के पश्चात होगी, तो जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन 2 मीटर दूरी तय कर लेगा तो औसत रूप से वो 1 टक्कर करने वाला है। ये माध्य मुक्त पथ का मतलब होता है। यानी कि माध्य मुक्त पथ से हमें पता ये चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस कवर करने के पश्चात टक्कर करने वाला है। और ये तो हो गया इसका माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ को तय करने में जितना समय लगता है वो उस इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाएगा, विश्रांति काल कहलाएगा, जिसको अपने टो से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टो से। तो विश्रांति काल आप किसे कहने वाले हो, किसी इलेक्ट्रॉन को माध्य मुक्त पथ तय करने में लगने वाला समय विश्रांति काल कहलाता है। ऐसा नहीं है कि 1 मीटर दूरी तय की तो वह विश्रांति काल हो गया, या 2 मीटर दूरी तय की तो विश्रांति काल बन गया, या 3 मीटर दूरी में लगने वाला समय वो विश्रांति काल होगा। नहीं, एवरेज जो मान आएगा इन सब का
जो माध्यमान आएगा मुक्त पथ का, उस दूरी को तय करने में जो समय लगेगा वो क्या कहलाएगा? विश्रांति काल कहलाएगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? अनियमित यानी कि यादृच्छिक गति कर रही हैं। अब यदि हम इस पूरे पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें तो क्या होगा? अब जैसे अपने पास ये एक पदार्थ है जिसमें कुछ एक संख्या में इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस प्रकार से। पहले तो ये अनियमित यादृच्छिक गति कर रहे थे, अब हमने क्या किया? इसको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया, यानी कि एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसके अंदर हमने इस पदार्थ को डाल दिया। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन, हम ये जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में हमेशा विद्युत क्षेत्र के ऑपोजिट गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करना शुरू कर देंगे। ये किसकी डायरेक्शन है? ये इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा है। तो ये इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के ऑपोजिट एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन, एक पदार्थ में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है वो अपवहन वेग कहलाता है। क्या कहलाएगा? अपवहन वेग। और उसको अपने v d से रिप्रेजेंट करेंगे। v यहाँ पे वेग होगा, d यहाँ पे इसके बेस में रहेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये कहलाएगा। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनों का जो वेग बनेगा वो कौन सा वेग होगा? ये अपवहन वेग होगा। और अपवहन वेग हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, और इसी अपवहन वेग के कारण ही किसी चालक पदार्थ में धारा प्रवाहित होती है। मोस्टली अपने ये कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन गति करेगा चालक पदार्थ में तो धारा प्रवाहित हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल इलेक्ट्रॉनों की गति करने से धारा प्रवाहित नहीं होती है। कोई भी पदार्थ है, ये पदार्थ है, मान लो ये चालक पदार्थ है, सपोज दैट ये लोहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, रेस्ट की कंडीशन में तो भी गति कर रहा है। कैसी गति करेगा? अनियमित या यादृच्छिक, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था, वो गति होगी। इलेक्ट्रॉन गति तो कर रहा है, तो क्या धारा प्रवाहित हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। धारा प्रवाहित इस केस में होगी। इस पदार्थ में धारा प्रवाहित तब तक नहीं होगी जब तक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू नहीं करता, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के पास अपना खुद का एक अपवहन वेग उत्पन्न नहीं होता। तो किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह तभी होता है जब उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू करते हैं, उनका अपना खुद का एक अपवहन वेग होता है, उस अपवहन वेग के कारण ही चालक पदार्थ में धारा प्रवाहित होती है। तो अपवहन वेग आप कहोगे किसी चालक पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें विद्यमान इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का वेग ही अपवहन वेग कहलाता है। और अपवहन वेग का एक अन्य नाम और होता है जिसे अपने क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। कौन सा वेग कहेंगे? अनुगमन वेग या अपवहन वेग, एक ही बात होगा। ओके, तो ये था अपने पास मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, विश्रांति काल, अपवहन या अनुगमन वेग। सो आज के लिए बस इतना ही। कल लौटेंगे अपने किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।